नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जिस तरह से संगठन को कमजोर करने की कोशिश की वो आरएसएस की कार्यप्रणाली है। हिमाचल प्रदेश में भोजतालों में नेम प्लेट जरूरी, मंत्री विक्रमादित्य ने बताया क्यों लिया फैसला। संजय राउत को 15 दिनों की कैद, किरीट सोमैया की पत्नी की मानहानि मामले में कोर्ट ने ठहराया दोषी। जयराम ठाकुर का ओवैसी की पार्टी एमआईएम पर निशाना, शिमला मस्जिद में जाने वाले नेताओं को लेकर की मांग। राहुल गांधी पर भड़के नायब सिंह सैनी का अपना घर बनेंगे कहने वालों के लिए प्रचार करना है भ्रष्टाचार। बीजेपी गठबंधन को चुनौती देने यूपी पहुंची चिराग पासवान, एलजेपी सांसद बोले बिहार से बाहर एनडीए के साथ नहीं। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को फैसला करने का आदेश देने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि इस मामले पर अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है तो हम सुनवाई नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर चल रही सुनवाई की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को बताएं। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। राहुल गांधी की नागरिकता पर सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी सुनवाई हो रही है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और वो ब्रिटिश नागरिक है। इस पर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। एस विघ्नेश ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर यह साबित किया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। याचिका में सीबीआई इंक्वायरी की मांग भी की गई है और कहा गया है कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो पहले भी गृह मंत्रालय को 2 बार शिकायत कर चुके हैं। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल पहले भी उठ चुके हैं। 2019 में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने यही मुद्दा उठाया था, जिस पर गृह मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी थी। स्वामी का कहना है कि उन्होंने 5 साल पहले इस मुद्दे पर शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहली याचिका को खारिज कर दिया था। 2019 में जब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठे थे तब कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी इंडियन सिटीजन है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इसे बेबुनियाद आरोप बताया था। कांग्रेस का कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर कहा है कि एक मुख्यमंत्री का राज्य के लिए अपना अनुभव होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने संगठन को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि एक कहावत है कि चूहे कुतर देते हैं, केवल वही बता सकते हैं कि उनका क्या मतलब था। एक अपना मुख्यमंत्री का अपना अनुभव होगा राज्य के लिए। उन्होंने किस संदर्भ में कहा है मैं तो नहीं जानता, पर उन्होंने किसी को किसी से नाम लेके तो नहीं पुकारा, संगठन को तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा इस तरह कहावत जैसे कही जाती है कि चूहे कुतर देते हैं या करते हैं, तो बेहतर तो वही बता सकते हैं कि उनका कहने का आशय क्या है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री को जिस तरह जेल भेजा गया, जिस तरह घेरा गया, जिस तरह कोशिश की गई कि वहां संगठन कमजोर किया जाए, वो सिर्फ आरएसएस की ही कार्यप्रणाली है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं किरण रिजिजू बेचारे का इतना विभाग हर जगह असफल हो जाते हैं, चेंज किया जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते अपने मंत्रालय को। माइनॉरिटी अफेयर्स में जो भी माइनॉरिटी में है, कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में सबका ध्यान रखा। अब माइनॉरिटी में किसकी संख्या ज्यादा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो निश्चित रूप से अनुपात में उनको दिखता ज्यादा है। और जब से वो गए हैं भाजपा में, उनको मुसलमानों के अलावा दिखता तो कोई है नहीं। यूपी के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य के सभी भोजनालयों, होटलों, ढाबों और खाने पीने की रेहड़ियों पर मालिकों के नाम की नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में आंतरिक सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करना है।
प्रदेश के उद्योग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए कहा है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कुछ घटनाओं के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है ताकि राज्य में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। और इसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी समय समय पर ये कहा है कि टाउन वेंडिंग कमिटीज़ जो है वो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई जाए, ताकि जहाँ पर भी जो वेंड्स बन रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वेंडिंग जोन्स बनाए जाए और जगह जगह पे लोगों को वहाँ पे बसाया जाए। हमने ये भी कहा है कि बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है। हिमाचल देश का हिस्सा है, किसी भी क्षेत्र से कोई भी हिमाचल आता है रोजगार के लिए वो आ सकता है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का एक प्रदेश में जो एक विस्तार हो रहा है उसको भी हमें चेक रखना है, लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी चेक रखना है, और साथ साथ जो हाइजीन के इश्यूज आते हैं, क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो है हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ पे चिंता व्यक्त करी है, और पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कोई हिमाचल का है या हिमाचल के बाहर का है। हिमाचल प्रदेश में अब स्ट्रीट वेंडर्स को अपना नाम और पहचान पत्र लगाना पड़ सकता है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस संदर्भ में ऐलान किया है। इसको लेकर कांग्रेस के भीतर ही विवाद शुरू हो गया है। इस पर अब कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि हिमाचल सरकार के इस आदेश की उत्तर प्रदेश के आदेश से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी फोटो लगाकर सामने रखा जाए कि ये किसकी दुकान है। उनको सिर्फ उस जगह के लाइसेंस वितरित किए जाएंगे, सिर्फ इतना ही है। मामले को बेवजह तूल ना दिया जाए। जो यूपी के पैटर्न पर हो कि यूपी की तर्ज पे कोई आदे, ये बेवजह का एक वो है। जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहां पे जो है सुधार हो के जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हो, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रख के रखा जाएगा कि डिस्प्ले किया जाएगा कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान, ये ढिका दुकान। उनको वो वितरित किए जाएंगे लाइसेंस उस जगह का, सिर्फ इतना ही है। उसको बेवजह का तूल और गलत दिया जा रहा है, ऐसा कोई हिमाचल सरकार का आदेश नहीं है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए गए हैं। मजगांव की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डॉक्टर मेगा किरीट सोमैया की शिकायत पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। अदालत ने उनको 15 दिनों की जेल और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। ये सजा संजय राउत को आईपीसी की धारा 500 के तहत सजा सुनाई गई है। इस पर किरीट सोमैया का बयान भी सामने आया है। उनके खिलाफ 100 करोड़ के भ्रष्टाचार करके जो अभियान चलाया था, उसके विरुद्ध में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। उन्होंने कुछ न किया, इसलिए 18 मई 2022 को मेगा तोमैया ने ऑफिशियल लीगल कंप्लेंट फाइल की। 28 महीने इसकी सुनवाई चली। आज मैजिस्ट्रेट मजगांव कोर्ट के आरती कुलकर्णी, इन्होंने संजय राउत को गिल्टी कन्विक्ट किया है। 15 दिन की सजा इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है। पुलिस ने तुरंत संजय राउत को कब्जे में लिया है। अब अगर संजय राउत ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का निर्णय की लिया तो उसको जामीन दिया जाएगा। साथ में 25,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है। वो 25,000 रुपये शिकायतकर्ता मेगा तोमैया को दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अब स्ट्रीट वेंडर्स को अपना नाम और पहचान पत्र लगाना पड़ सकता है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस संदर्भ में ऐलान किया है। इसको लेकर अब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि जब हमने भाजपा के समय ये नियम बनाया था तब बहुत सवाल उठाने की कोशिश की गई थी,
तब हमने कहा था कि ये ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की हर गली में ऐसे लोग आ गए जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी सीधी सी बात एक बात कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था हमारी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब हमने इस नियम को बनाया उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की थी और उस वक्त हमने कहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए लग रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हर गली में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जिनकी पहचान अभी तक हमको नहीं है। यानी कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता उसको पहचाना जाता कि हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने प्रोसेस स्ट्रीट वेंडर के लिए इस नियम की जो है वो एक पॉलिसी बना करके एक शुरुआत की थी और उसी पॉलिसी का जिक्र। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 26 सीटों के लिए हुए मतदान में 56% से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अधिकारियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण रहा। 6 जिलों में 26 सीटों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई, लेकिन इनमें से 20 क्षेत्रों में 2014 के विधानसभा चुनाव की तुलना में थोड़ा कम मतदान हुआ, जो कुल 60% रहा। विदेश मंत्रालय ने मतदान प्रक्रिया का जायजा लेने के 16 देशों के राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस कदम की आलोचना की और कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव देश का आंतरिक मामला है। यहाँ फर्स्ट तारीख को इलेक्शन होने हैं। रफियाबाद आने का मकसद तो यही है ना कि मैं अपने उम्मीदवार के साथ यहाँ वोटरों से मिलूं और उनसे गुजारिश करूं कि 1 तारीख को जब वोट पड़ने हैं तो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद डार साहब को यहाँ से कामयाब करें। अब जहाँ तक आपके दूसरे सवाल के हवाले से आपने किया कि यहाँ जो फॉरेन डेलीगेशन आया है, मैंने अपनी तकरीर के में भी उसके हवाले से बात की। समझ में नहीं आता उनको यहाँ बुलाने का मकसद क्या था, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें दूसरे मुल्कों को दखल नहीं देना चाहिए। अगर दूसरे मुल्कों को दखल नहीं देना चाहिए तो उनको यहाँ लाके इलेक्शन क्या दिखा रहे हो आप। दूसरी बात, यहाँ लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे वोट नहीं डाल रहे। कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहा है। इस बीच बीजेपी नेता स्मृति ईरानी सांबा में आयोजित एक जनसभा में पहुंची, जहां उन्होंने संविधान की दुहाई देने के लिए जम्मू कश्मीर की तीनों बड़ी पार्टियों को निशाने पर लिया। स्मृति ईरानी ने कहा है कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस तीनों ने जम्मू कश्मीर की प्रगति को रोक दिया है। दूसरी ओर वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें जो सरहद पार से आप पर गोली चलाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन पार्टियों को वोट दे सकते हैं आप जो चाहते हैं कि उस देश से बात हो जो आपको बंदूक के निशाने पर हो? ये वो पार्टियां हैं जो देश की संसद में संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं देते कि जब धारा 370 लगी थी, जब दलितों का, वंचितों का आरक्षण निरस्त था, तब उन्होंने संविधान की दुहाई जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि ओवैसी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो एक समुदाय तक ही सीमित है। ये उनकी पार्टी है जो विवादित बयान देती है। पार्टी के एक नेता शिमला आते हैं और एक मस्जिद में जाते हैं जिसे अवैध निर्माण की वजह से सील कर दिया गया है, वहां जाकर वीडियोग्राफी भी करते हैं। पार्टी के ऐसी पार्टी के नेता है जो पार्टी एक समुदाय तक सीमित है और पर्टिकुलरली उसके लिए ही वो बयान करते हैं। पूरे देश भर में हर जगह एक सौहार्दपूर्ण माहौल को अगर सबसे खराब करने के लिए अगर कोई बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो वो उनकी पार्टी देती है। और उनके ही पार्टी के एक नेता शिमला आते हैं जो मस्जिद बंद पड़ी है, सील की है, जिसको कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है, वहां अंदर जाकर वीडियोग्राफी करते हैं और वीडियोग्राफी करने के पश्चात वहां सामने वाले मकान का जिक्र करते हैं, इंगित करके कि यह मकान तो यहां से इससे भी ऊंचा है। इससे ऊंचा होने का मतलब नहीं है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वो गैर कानूनी है, वो अवैध है।
हो सकता है उसकी परमिशन, प्रॉपर परमिशन के मुताबिक जो है उस भवन का निर्माण हुआ हो। वो कैसे कह सकते हैं सारी चीज को? लोग कहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, कानून सबके लिए होना चाहिए। तो हम कहां बोल रहे हैं कि कानून के मुताबिक नहीं होना चाहिए? कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए। महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत को लेकर विपक्षी पार्टियां शिंदे सरकार को घेर रही हैं। आज यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि वो खुद को सिंघम मानते हैं, जो एक काल्पनिक कहानी पर आधारित फिल्म थी। राउत ने कहा है कि बदलापुर एनकाउंटर को लेकर कल हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एनकाउंटर असली नहीं लगा, ये फर्जी एनकाउंटर था। ये सच या झूठ का सवाल नहीं है, ये बलात्कारियों को सख्त सजा दिलाने का सवाल है। ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं फंसना चाहिए, त्वरित न्याय होना चाहिए। मैं सिंघम या तू सिंघम, हाँ, ये जो होड़ मची है उसमें सब कुछ क्लियर होता है कि ये कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अब तक एक साल में 100 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हुई है। कितने लोगों का एनकाउंटर किया देवेंद्र फडणवीस ने? कितने लोगों का एनकाउंटर किया, मुझे बताइए। कल ही नाला सोपारे में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी है, सामुदायिक बलात्कार कांड में उसको पकड़ा है। सामुदायिक बलात्कार कांड। क्या देवेंद्र फडणवीस सिंघम, एकनाथ शिंदे सिंघम, उनका एनकाउंटर करेंगे? फिर एनकाउंटर एक ही क्यों? जिसने बलात्कार किए हैं या महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, सबका एनकाउंटर कर दो, करो ना, हम समर्थन करेंगे आपका, करिए ना। आप किसी एक केस में पकड़ते हो इसलिए कि उस बलात्कार के पीछे और कुछ रहस्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज हरियाणा के असंग से चुनाव प्रचार शुरू किया। उनके साथ कुमारी शैलजा भी मंच पर मौजूद रहीं। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम सैनी ने कहा है कि मुझे मीडिया से जानकारी मिली है कि आरक्षण विरोधी सोच रखने वाले नेता राहुल गांधी हरियाणा में अपनी चुनावी सभा की शुरुआत कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी ने चुनाव रैली की शुरुआत उसी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में की है, जिसने 2 दिन पहले खुलेआम हरियाणा को लूटने का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस आई तो अपना घर भरेंगे और अपनों का घर भरेंगे। उसने पिछले दिनों अभी इस प्रकार की बात कही है कि हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने नजदीक के लोगों का घर भरूंगा, जनता भाड़ में जाए। राहुल गांधी साहब ऐसा कौन सा वो रोड मैप लेकर के आ रहे हैं कि हरियाणा को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम करेंगे? क्या हरियाणा को फिर वो दोबारा भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर फंसाने का काम करेंगे? अरे राहुल गांधी साहब, अगर आपने कहीं अपनी जनसभा की शुरुआत करनी थी तो कहीं किसी ऐसे स्थान से करते जिससे कोई ठीक मैसेज होता। जो व्यक्ति पहले ही भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के कभी भी, क्योंकि ना इनके बस की बात है, जिस दिशा के अंदर आज हरियाणा प्रदेश बढ़ा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी लगाम लगी है, हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि चिंता ना करें, मैं आ गया हूं और हम सभी रुके हुए काम शुरू करेंगे। अभी हम दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े हैं, यहाँ की सड़क टूटी हुई है, मैंने मुख्यमंत्री आतिशी से बात की है, इसे तुरंत ठीक किया जाएगा। 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डिरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था।
क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज और कल आयोजित होगा। सत्र के पहले दिन दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली से जुड़े वर्तमान मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम आतिशी के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल के कार्यभार संभालने के बाद नई सरकार सदन में विश्वास मत पेश करेगी। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि आज हम विधानसभा में दिल्ली में बस मार्शलों को हटाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई का मुद्दा भी उठाया जाएगा। कल विश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। देखिए, विधानसभा सत्र में पहला तो जो दिल्ली के लोगों के ज्वलंत प्रश्न हैं उनको लेकर के सदन में चर्चा होगी और साथ ही साथ आतिशी जी के नेतृत्व में नई कैबिनेट ने शपथ लिया है, तो ये कैबिनेट सरकार भी अपना विश्वास मत हासिल करेगी। सदन विश्वास मत हासिल करेगी सरकार। ऐसा कहा जा रहा है कि एलजी की तरफ से ऐसी कोई जरूरत नहीं बताई गई है कि विश्वास मत आपको हासिल करना होगा, तो क्या पहले से बहुमत नहीं? सदन में चूंकि नई सरकार है तो नई सरकार अपना सदन का विश्वास को हासिल करेगी, उसमें एलजी के परमिशन की जरूरत होती नहीं। आज ही होगा, वो अभी डिसाइड करके बता दें। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के दौरे को लेकर कहा है कि एनडीए से हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर है। अन्य राज्यों में हमारा कोई समझौता एनडीए के साथ नहीं है और अब हमारा संगठन यहाँ विस्तार कर रहा है। कुछ लोग यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान और आरक्षण को खतरे में बताने का दावा करते हैं, उनको चिराग पासवान मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। लोक जनशक्ति पार्टी के यूपी में चुनाव लड़ने से एनडीए पर पड़ने वाले असर को लेकर यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इसका एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि एलजेपी का कोई संगठन यूपी में नहीं है। वो पार्टी शुद्ध रूप से बिहार में ही अपना संगठन और आंदोलन चलाए हुए है। उनका यहाँ न संगठन है और न ही जनाधार। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एलजेपी जिस दलित कम्युनिटी की बात करती है, उसमें बड़े नेता के तौर पर मायावती यहाँ पहले से ही है। योगी सरकार के मंत्री ने कहा कि बाकी दलितों में जो शेष जातियां हैं, वो जातियां कुछ भाजपा, कुछ सपा, कुछ बसपा और कुछ कांग्रेस के साथ अलग अलग बटी हुई हैं। जिस कम्युनिटी की बात एलजेपी करती है, उनके लोग भाजपा और सपा से विधायक और सांसद भी हैं। तो अब ये जाति यूपी में भाजपा और सपा को छोड़कर एलजेपी की तरफ नहीं जाने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी को लेकर बड़ा दिल खोल दिया है। अशोक चौधरी का पार्टी जेडीयू में कद बढ़ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। पिछले दिनों विवादित ट्वीट को लेकर अशोक चौधरी सुर्खियों में रहे। अब नीतीश कुमार ने ही संगठन में उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। आज अशोक चौधरी को ये जिम्मेदारी देते हुए पत्र जारी किया गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू श्री नीतीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से श्री अशोक चौधरी को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। अशोक चौधरी अभी बिहार सरकार में मंत्री है। उनके पास अभी ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी है। बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में एक माने जाते हैं। बीते मंगलवार को उन्होंने एक्स पर एक कविता लिखी, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। इस पोस्ट को सियासी गलियारे में सीएम नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जाने लगा। इसके बाद अशोक चौधरी को सीएम आवास से भी बुलावा आ गया। समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने बिहार की राजनीति पर बात करते हुए कहा है कि श्याम रजक जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड को उनकी बात सुननी चाहिए। हाल ही में वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने हैं। कहीं ना कहीं जेडीयू की ये मांग हमेशा से रही है, पर न जाने कौन सा ऐसा सत्ता का लालच है कि सांप्रदायिक ताकतों से मिलकर बिहार की विशेष राज्य की मांग ही खत्म हो गई है। कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर विशेष राज्य का दर्जा अब उनकी मांग ही खत्म हो गई है। और मुझे लगता है कि बिहार के साथ ये छल हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब पहले कैंपेन करने जाते थे तो खासकर मोदी जी उनको कई करोड़ों का प्रलोभन देते थे, और आज जब विशेष राज्य का दर्जा की बात आती है तो पैसे देके भूल जाते हैं। विशेष राज्य के दर्जे के साथ में कई वैसी सुविधाएं राज्य को मिलती हैं
जो प्रगति के पथ पे ले आती है। मसलन जैसे कि जितनी भी केंद्र की सेवाएं होती हैं, केंद्र की परियोजनाएं होती हैं, उसमें 90% भागीदारी केंद्र की होती है और 10% राज्य की होती है। बाकी राज्यों में ये 60 से 70% होती है। तो कहीं ना कहीं बिहार को लगातार वंचित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को इसको फिर से बात करनी चाहिए और अपनी मांग को मांग के बिहार की जनता का मान बढ़ाना चाहिए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें परमाणु बम के इस्तेमाल पर कोई दबाव नहीं है। इसके तहत अगर रूस पर कोई भी मिसाइल से हमला करता है तो वो परमाणु हमला करने से गुरेज नहीं करेंगे। उनकी तरफ से बयान ऐसे वक्त आया है जब देश बीते 2 साल से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है। रूस की सुरक्षा परिषद की एक टीवी बैठक में पुतिन ने घोषणा की कि नियोजित संशोधनों के तहत अगर किसी भी तरह का मिसाइल हमला उनके देश पर किया गया तो उसका जवाब न्यूक्लियर बम से दिया जाएगा। बता दें कि हाल के दिनों में कई सारे क्रूज मिसाइल यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से मुहैया कराई गई हैं, जो रूस के अंदर लंबी दूरी तक हमला कर सकती हैं। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से छूट मिली है कि यूक्रेन रूस के अंदर स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हमला कर सकता है। इसके बाद से रूस दिल मिला गया है। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये 500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। इसका इस्तेमाल यूक्रेन पहले रूस के सीमा तक ही करता था, लेकिन जैसे अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से आदेश दिया गया, यह आशंका जताई जा रही है कि वो इसका इस्तेमाल रूस के अंदरूनी इलाकों में कर सकता है। इसी वजह से पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन ने गलती से भी मिसाइल का इस्तेमाल किया तो हम समझेंगे कि पश्चिमी देश हमारे खिलाफ सीधे तौर पर जंग के मैदान में उतर चुका है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।